हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीना स्टडी यूट्यूब क्लासेस में। तो आज हम लोग कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रौद्योगिकी में मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक होती हैं कोशिकाएं उसमें मौजूद नहीं होता, तो केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। बाकी कोशिका द्रव भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी होती है और हमारा राइबोसोम होता है। अगर पूछा जाए कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, तो राइबोसोम का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। ठीक, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो जो मानव की कोशिकाएं होती हैं उसमें ग्लूकोज का विघटन होगा। तो सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है वो जान लेते हैं हम लोग। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज की सूत्र की बात की जाती है तो वो होता है C6H12 और O6 होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ग्लूकोज के विघटन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तभी ग्लूकोज का क्या होगा, विघटन होगा। नेक्स्ट है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? ऊर्जा की मुद्रा जो पूछी गई है वो हमारी ATP होती है। ठीक है, क्या होती है, ATP। ATP का यदि हम फुल फॉर्म पूछें तो क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, यहाँ पर ATP क्या होता है, वो एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है और ये क्या होता है, जीवित कोशिकाएं जो होती हैं उनमें पाया जाता है। और ये जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया के चलने और ऊर्जा आदि प्रदान करने का भी कार्य करता है। कौन करता है, ATP करता है। जैसे कि आवेग हुआ, आवेग का प्रसार भी कौन करता है, ATP करता है। मांसपेशियों में संकुचन और रासायनिक संश्लेषण आदि इसके कार्य होते हैं। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो जो आत्महत्या की थैली के रूप में जानते हैं वो हमारा लाइसोसोम होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। और अब मेरा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट है कि कोशिकाओं में जो 6 कार्बन होते हैं तो उसमें जो अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? देखना, याद रखना, जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं। अभी ये ग्लूकोज का सूत्र क्या बताया था हमने, C6 और क्या बताया था, C6H12 और O6। ओके, C6H12 और O6 के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट। तो याद रखना, पाइरुवेट में कार्बन के कितने अणु मौजूद होते हैं, 3। वहीं हमारे ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु मौजूद होते हैं, 6। ठीक, और इसमें विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो ये हमारी कोशिका द्रव में होती है। कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव में होती है। कोशिका में कितने कार्बन में, मतलब ग्लूकोज जो होता है उसमें कितने कार्बन के अणु मौजूद होते हैं, तो वो 6 कार्बन के अणु मौजूद होते हैं। और वहीं 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया में क्या होता है, कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, कोशिका द्रव क्या होता है, ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कहाँ पर, जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका का अन्न अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी का हुआ और राइबोसोम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई की संरचना क्या है? तो जो देखो, जो प्रोकैरियोटिक होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो हमारा होगा वो 2 प्रकार से राइबोसोम होगा, लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक होता है वो उसमें अलग होगा और जो प्रोकैरियोटिक होगा उसमें अलग होगा। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक में हमारे प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं और 70 एस में भी प्रकार होते हैं 2, जिसमें से हमारा 50S और 30S यानी कि 50S और 30S प्रकार के पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव झिल्ली से जुड़े रहते हैं और ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और इसमें 2 इकाइयों में 50S व 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर के 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं और राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन क्या होती है, संश्लेषित होती है। अब मेरा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकेंद्रिक यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है और इसमें गलत विकल्प जो है उसको हमें बताना है। तो झिल्लीबद्ध
कोशिकांगों की मौजूदगी होती है। इसका आकार छोटा होता है, इसमें एकल गुणसूत्र होता है या फिर इसके नाभिकीय क्षेत्र में केंद्रकाव होता है। तो इसमें गलत बताया गया है कि झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी होती है, बल्कि ऐसा नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, गलत होगा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक। केंद्रीय जो होती हैं यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनकी विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि ये अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्री होती हैं, इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाव कहलाता है। और प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें 30.5 किलो मोल क्या होती है, इसमें 5 कैलोरी मोल, ठीक है, इतनी क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। मुक्त का मतलब क्या होता है, निकलती है। संश्लेषित और जो होगा हमारा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है और इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है, जो क्या करता है, एक निश्चित मात्रा में एनर्जी पैदा करता है और जो कोशिकाओं में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को वो चला सकता है। ठीक। और इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 कैलोरी मोल के बराबर ऊर्जा निकलती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। तो ऐसा कार्य करती है अंतर्द्रव्यी जालिका। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों को जहरीले प्रभाव से को खत्म कर देती है, तो वो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है। और अंतर्द्रव्यी जालिका को ही हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, सुकेंद्रक कोशिकाओं यानी कि यूकेरियोटिक सेल्स में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। अगर इनके हम कार्य की बात करते हैं तो इनका प्रमुख कार्य जो होता है, जो प्रश्न में था कि विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं यानी कि खत्म कर देते हैं। और अंतर्द्रव्यी जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान ही होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। तो चपटी कोशिकाएं किसमें होगी, प्लाज्मा कोशिका, घनाभाकार उपकला, मास्ट कोशिकाएं या फिर सल्गी उपकला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्गी उपकला। ठीक, सल्गी उपकला ये क्या होता है, ये एक ऊतक है, इसकी जो चपटी कोशिकाएं होती हैं वो पतली स्तर से बनती हैं, जिसके किनारे क्या होते हैं, किनारे जो होते हैं अनियमित होते हैं, मतलब एक सही आकार में नहीं होंगे, इसलिए हम उनको अनियमित बोल देते हैं। ये ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है और विसरण सीमा का कार्य करती कौन, सल्गी उपकला। निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। कौन सा कथन गलत है पूछा गया है, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, या फिर श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होगा, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, गलत होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जाए और क्या कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। तो एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता तो किसका होता है, पाइरुवेट का विघटन होता है। किसका, पाइरुवेट का। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, औषधियों और विषयों का निराविषीकरण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण और जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, औषधियों और विषयों का निराविषीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। कशेरुकी प्राणियों जीवों में यकृत कोशिकाओं में एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
नामक पदार्थ स्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्लीनुमा परत पाई जाती है जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विषों का निरावशीकरण निर्मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा कि नीचे दिए गए चित्रों ए और बी में दो प्रकार के कोशिका विभाजन को दर्शाता है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों को सही उत्तर प्रदान करता है। कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है। नंबर दूसरा, विभाजन बी कब और कहाँ होता है। कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है और कोशिका विभाजन कब और कहाँ होता है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए और ये चित्र दिए हुए हैं। नंबर ए है हमारा समसूत्री विभाजन, मतलब कि इसको क्या बोला गया है, समसूत्री विभाजन। और नंबर बी बोला गया है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि दो इसमें क्या होता है, वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है कि नंबर ए अर्धसूत्री विभाजन है और नंबर बी क्या है, समसूत्री विभाजन। और युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन होता है। नंबर सी मेरा ए समसूत्री विभाजन है और बी अर्धसूत्री विभाजन है। और युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अगला प्रश्न क्या है, ए और बी अर्धसूत्री विभाजन है और वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या पूछा गया था, इसमें सही है या गलत। अच्छा, सही उत्तर पूछा गया था। तो देखो इसमें मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर ए क्या है, समसूत्री विभाजन। ये वाली संरचना जो है हमारी एक, मतलब इससे टूट करके दो बनेंगे, तो ये हमारी समसूत्री विभाजन है। और जो अगली है मेरी वो अर्धसूत्री विभाजन है। अगला क्या है, अर्धसूत्री विभाजन है। और युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, निम्न में से कोशिकी घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। तो पहले ही बताया था, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, वो राइबोसोम करता है। इसी को प्रोटीन का कारखाना भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। ठीक, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए इन्हें कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर कहते हैं। इसकी खोज 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो वो आत्मघाती थैली हम लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट होगा। अच्छा, ये लाइसोसोम क्या होता है, ये एक झिल्ली आबंध कोशिकांग है जिसमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं। अम्लीय हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व आरबीसी को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अंतःपदवी जालिका के द्वारा, आगे बढ़ते हैं, अंतःपदवी जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है और चारों ओर झिल्ली का निर्माण गोल्गी का द्वारा होता है। ठीक है, कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देता है और इस कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो वो हमारा हो जाएगा लाइसोसोम, अभी हमने पढ़ा। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्लाइडेन और श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता। ये विषाणुओं पर लागू नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। बाकी कवक, जंतु और शैवालों पर लागू होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। ये कॉर्क का निरीक्षण जब कर रहे थे तो उसी में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। जैसे कि यहाँ पर दिया, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, और इन्होंने कॉर्क में स्लाइस के समान आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया था। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है और उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा होगा, उसके समान दिखाई देते, छोटे छोटे बक्से होते हैं उसमें। कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली
जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कर्णीय, कोशिका द्रव, बल्ब या फिर फुफ्फुसी। तो जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? फिर से रिपीट हुआ रेलवे में यह प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न पूछने का ढंग चेंज कर दिया। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है कहाँ पर? जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? राइट होगा। नेक्स्ट है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति के अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। किसको? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति के अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ठीक। कोशिका को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो यहाँ पर पूछा गया, अच्छा इसमें बाहरी वातावरण से अलग करता है कोशिकांग, और क्या हो जाएगा हमारा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, चिकनी पेशी कोशिका, स्नायु कोशिका, फिर प्लाज्मा झिल्ली। तो राइट आंसर होगा हमारा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, मतलब कि प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली है जो अलग करती है। अच्छा, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? कोशिका की सबसे बाहरी मतलब जो होती है पतली होती है, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम होती है। यह कोशिका के अवयवों को उसके बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और ये भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। ओके। नेक्स्ट है, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण होगा। यहाँ पर माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के मेटाफेज चरण में क्या करता है? गठन करता है। ठीक है। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों को सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन के द्वितीय चरण है। कौन सा चरण है? द्वितीय चरण है। और इस चरण में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर क्या होगा, इसमें विभाजित होगा। किसमें? मेटाफेज में सेंट्रोमियर क्या होता है? विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संतत गुणसूत्र बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र अस्तित्व के सूक्ष्म जीव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसको कहा जाता है हमारी कोशिका। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका ही सबसे छोटी इकाई है। और अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत जो इकाई है वो भी हमारी क्या है? कोशिका ही है। अगला प्रश्न है, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? पैकेजिंग के लिए कौन सा जो होगा वो उत्तरदायी होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों गोल्जी काय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी काय। ठीक है। और अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो वो हमारी होगी कौन सी? गोल्जी कॉय लाइसोसोम। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम जो होगी भरी होगी। इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। ये अधिकतर क्या होते हैं? जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय हुआ, लीवर हुआ, मस्तिष्क हुआ और गुर्दे यानी कि वृक्क आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। इसे आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग भी कहा जाता है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर फॉर यू, बाय बाय। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।